गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम संघीय व्यवस्थापिका के विषय में पढ़ेंगे। संघीय व्यवस्थापिका का ही दूसरा नाम भारत के संदर्भ में संसद है, तो आज हम संसद के विषय में पढ़ेंगे। संविधान में भारत की जो व्यवस्थापिका है उसे संसद की संज्ञा दी गई है, अर्थात जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे संसद की संज्ञा दी गई है। संसद भारत की जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं। संविधान का अनुच्छेद 79 यह कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी, जिसका नाम क्रमशः राज्यसभा व लोकसभा होगा। अतः संविधान का जो अनुच्छेद 79 है वह यह कहता है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः जो राष्ट्रपति हैं वे संघीय कार्यपालिका का भी हिस्सा थे और जो संसद है उसका हिस्सा भी है। लेकिन इस बात को सदैव याद रखें कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संसद का एक अभिन्न अंग बनाया गया है, क्योंकि यह संसदात्मक व्यवस्था की मांग है, या संसदात्मक व्यवस्था में चूँकि व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, तो यह उसी व्यवस्था का परिणाम है। आइए आगे हम संसद की शक्तियों व कार्य के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण संसद की जो शक्ति है वह है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ अर्थात कानून निर्माण की शक्तियाँ। इससे पूर्व हम संघीय व्यवस्था के विषय में चर्चा कर चुके थे। संघीय व्यवस्था के संदर्भ में हमने ये समझा था कि कानून निर्माण के संदर्भ में भारत में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया है, और यह जो शक्ति विभाजन है वह 3 सूचियों के आधार पर किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अर्थात इन सूचियों में जो विषय उल्लेखित किए गए हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ये जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वह केंद्रीय व्यवस्थापिका एवं यानी कि संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद व राज्य की व्यवस्थापिकाओं के कानून निर्माण का जो दायरा है या जो क्षेत्र है उसको परिभाषित करता है। 3 सूचियाँ अर्थात संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून निर्माण का अधिकार संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद को है। राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य की व्यवस्थापिकाओं को है, और वहीं समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार संसद के साथ साथ राज्य व्यवस्थापिकाओं को भी है। लेकिन संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि समवर्ती सूची के संदर्भ में संघीय संसद एवं राज्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है और उनमें किसी भी प्रकार का विरोध होता है, तो ऐसे में संसद का कानून ही मान्य होगा, अर्थात राज्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों के ऊपर संसद द्वारा निर्मित कानून को वरीयता दी जाएगी, और ऐसा केवल समवर्ती सूची के विषयों के संदर्भ में है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है। जब हमने अमेरिकी संविधान को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि वहाँ जो अवशिष्ट विषय हैं, अर्थात अवशिष्ट विषय का अभिप्राय जो है वो उन विषयों से है जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची तीनों में नहीं हुआ है। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संसद यानी कि जो केंद्र है उसको सौंपी गई हैं, राज्यों का इससे कोई लेना देना नहीं है। सामान्यकालीन जो परिस्थितियां होती हैं उसके अंतर्गत संघ सूची के विषयों पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य व्यवस्थापिका कानून बनाती है एवं समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों ही कानून बनाते हैं, और विरोध होने की स्थिति में संसद का कानून मान्य होता है। लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी हैं जिसके अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय पर भी संसद को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वे
स्थितियाँ या वे परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं और उनका उल्लेख संविधान के किस किस अनुच्छेद में किया गया है, इसको हम देखते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 249 की। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था है कि यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद को उस पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह एक राज्यसभा की विशेष शक्ति है जो उसे अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्राप्त है। दूसरी स्थिति है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है, जिसके विषय में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि यदि 352 के अंतर्गत देश में आपातकाल की उद्घोषणा कर दी जाती है तो ऐसे में राज्य सूची में सम्मिलित किसी भी विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वह संसद को प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो तीसरी स्थिति है वह है अनुच्छेद 356, जिसके विषय में भी हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, जिसे कहा गया है किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। सामान्य शब्दों में देखें तो यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है तो वहाँ की समस्त जो विधायी शक्तियाँ हैं या राज्य सूची के जो विभिन्न विषय हैं उस पर संसद कानून निर्माण कर सकती है। ये तो था कानून निर्माण का दायरा। इसके अलावा यदि आप देखें तो संसद को नए राज्यों का निर्माण करने का भी अधिकार है। जो संविधान का अनुच्छेद 3 है वह कहता है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। साथ ही नए राज्य बनाने तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन करने की शक्ति भी संसद को प्राप्त है। लेकिन यदि आप अमेरिका से इस चीज़ की तुलना करेंगे तो अमेरिकी संसद को अर्थात कांग्रेस को ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। वहाँ आप राज्यों की सहमति के बिना ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन भारत के संदर्भ में संसद मात्र अपने साधारण बहुमत से ही किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ये और बात है कि राजनीतिक कारणों से ऐसा किया जाना उतना आसान नहीं होता जितना कि कहा गया है। संविधान द्वारा संसद को जो विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वे निश्चित तौर पर काफ़ी व्यापक है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये शक्तियाँ अमर्यादित हैं। क्षेत्र की दृष्टि से राज्य सूची में जितने भी विषय सम्मिलित किए गए हैं, सामान्यकालीन परिस्थितियों में संसद कभी भी उन पर कानून निर्माण नहीं कर सकती है। ऐसा वह मात्र कुछ विशेष परिस्थितियों में या आपातकालीन स्थितियों में ही कर सकती है। और इसके अलावा संसद द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं वे सब न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन हैं, अर्थात न्यायपालिका यदि उन्हें अवैध पाती है या ये पाती है कि संविधान का अतिक्रमण किया गया है तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका द्वारा उस कानून को रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वो स्पष्टतः कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता हो। तो ऐसे में हम देखते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसके अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है, संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद, उसे व्यापक विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन ये विधायी शक्तियाँ अमर्यादित नहीं हैं, इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं कार्यपालिका शक्तियों के संदर्भ में। देखिए, भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदात्मक व्यवस्था जो होती है वह व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका की परस्पर घनिष्ठ संबंधों पर आधारित होती है, अर्थात इसके अंतर्गत जो है वो शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता है। वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का अपने पद पर बने रहना संसद के लोक सदन अर्थात लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है। इस प्रकार व्यवहार में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए वे अनिवार्य है कि वे संसद के किसी भी एक सदन के सदस्य हो, और यदि नहीं है तो उन्हें 6 माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी होगी। कार्यपालिका संसद के द्वारा नियंत्रित भी होती है। संविधान में मंत्रिपरिषद जो है उसे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, और यदि लोकसभा यानी कि संसद का जो निचला सदन है वो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आता है और वो पारित हो जाता है तो सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा संसद के जो दोनों सदन हैं वो सरकार यानी कि जो
सरकार है यानी कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद जो है उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या सरकार की आलोचनाएं करने के माध्यम से उन पर एक नियंत्रण स्थापित करती हैं। और संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो विभिन्न सरकारी नीतियों, विभिन्न विभागों के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बजट है वो भी संसद में ही रखा जाता है और संसद ही उसे स्वीकृत करती है। और बजट में संसद चाहे तो कटौती भी कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद को सरकार पर अर्थात कार्यपालिका पर व्यापक नियंत्रण की शक्तियाँ प्राप्त है, जिसके माध्यम से वह कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकती है। अब हम बात करते हैं संसद की वित्तीय शक्तियों के बारे में। संघ का जो वित्त है वो संसद के नियंत्रण में रहता है। संसद की अनुमति के बिना ना ही तो किसी प्रकार का कर लगाया जा सकता है और न ही जो सरकार है उसके द्वारा कोई राशि एकत्रित की जा सकती है। यदि संघ सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय किया जाता है तो उस पर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि बजट जो है वो संसद द्वारा पारित किया जाता है और यदि संसद चाहे तो उसमें कटौती प्रस्ताव, विशेषतया लोकसभा यदि चाहे तो उसमें कटौती प्रस्ताव भी ला सकती है। सरकार की जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए, वित्तीय जो गतिविधियां विशेष तौर पर होती हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन होता है, जिसमें आप देखिए लोक लेखा समिति है, प्राकलन समिति है। ये कहीं ना कहीं जो सरकार होती है उसकी वित्तीय गतिविधियों पर एक प्रकार से वॉच करती हैं उनको, या उन पर निगरानी रखने का काम करती हैं। और इसके साथ ही जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनका जो प्रतिवेदन होता है वह भी संसद द्वारा विचार किया जाता है। और भारत की जो संचित निधि है उसमें से अगर आपको अगर किसी भी प्रकार का व्यय सरकार को करना है तो उसको संसद से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो देश का वित्त है वो पूर्णतया संसद के नियंत्रण में रहता है और सरकार मनमाने तरीके से धन को खर्च नहीं कर सकती है। अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन संबंधी शक्ति की। संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसके अनुसार संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत के समर्थन द्वारा संविधान संशोधन के लिए विधेयक पारित किया जा सकता है। संविधान के जो कुछ प्रावधान है, संविधान के जो कतिपय प्रावधानों में संशोधन के लिए आवश्यक माना गया है कि जो संसद के दोनों सदन हैं उनसे पारित होने के बाद राज्यों का भी अनुसमर्थन प्राप्त किया जाए। लेकिन ये कुछ जो संघीय व्यवस्था से जुड़े हुए व्यवस्थाएं हैं या अनुच्छेद है उनको लेकर है। बाकी संविधान के एक बहुत बड़े भाग में संसद अकेले ही बड़ी आसानी से संशोधन कर सकती है। और यदि हम ये कहें कि निश्चित तौर पर संविधान संशोधन के मामले में जो शक्ति है संसद की वह काफ़ी व्यापक है तो गलत नहीं होगा। हालांकि संविधान संशोधन की जो शक्ति है वह भी संसद जो न्यायपालिका की न्याय पुनरावलोकन या न्याय समीक्षा की जो शक्ति है उसके अधीन है। अब हम बात करेंगे संसद की निर्वाचन संबंधी शक्तियों की। इस संबंध में हम पढ़ चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के सदस्यों द्वारा ही होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो दोनों संसद के सदन हैं उसके सदस्य जो होते हैं वे उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो अपने ही सदन के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और साथ ही उपाध्यक्ष भी इसी प्रकार से चुने जाते हैं। और राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वे भी अपने ही सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके इतर संविधान द्वारा प्रदत्त संसद की कुछ शक्तियों की। जैसे एक है महाभियोग। चाहे महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाए या न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर, इस संदर्भ में भी संसद की शक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आरोप भी संसद द्वारा ही लगाया जाता है और महाभियोग को जो पारित किया जाता है वो भी संसद द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल लगाया जाता है उसका अनुमोदन भी संसद द्वारा आवश्यक है। और इस शक्ति के माध्यम से संसद जो है वो जो केंद्र सरकार है उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है।
इसके अतिरिक्त नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अल्पसंख्यक आयोग व अन्य विभिन्न आयोगों द्वारा जितने भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं उन पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक विचार किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने संसद के विभिन्न शक्तियों एवं कार्यों के विषय में पढ़ा और साथ ही संसद का एक संक्षिप्त परिचय भी लिया, लेकिन इसका हम विस्तार से परिचय अगले लेक्चर में लेंगे, जहां हम संसद की संरचना अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के विषय में बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।